स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। मैं यानी आरती आपको हर हफ्ते सुनाती हूँ कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद है तो आप जहाँ भी सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, गाना, एप्पल पॉडकास्ट, वहाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर हफ्ते जब मैं नया एपिसोड बनाऊँ आपको इत्तिला मिल जाए। अगर आप स्टोरी जैम यूट्यूब पर सुनते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए सुनते हैं विजयदान देता की लिखी अनेकों हिटलर। वे पांचों ही इंसान थे, कोई उम्र में छोटा, कोई बड़ा। सब 30 और 50 के बीच में थे। सबसे बड़े के बालों में कहीं कहीं सफेदी झांकने लगी थी। बाकी सभी के बाल एकदम काले थे। चेहरे इंसान जैसे ही थे। आंखों की जगह आंखें, नाक की जगह नाक, दांतों की जगह दांत, हाथ पैरों की जगह हाथ पैर। तांबई रंग, सबकी सफेद पगड़ियां, कोई नई कोई पुरानी। लट्ठे के सफेद चोले और सफेद ही धोतियां। कानों में सोने की सांकलियां और मुर्कियां। 3 के गले में काले डोरे से बंधी सोने की मूर्तें। सभी इंसान की बोली बोलते थे और इंसान की ही चाल चलते थे। वे सभी खेतीहर थे, खेतों में मेहनत करते थे और फसलें लेते थे। गेहूं, जीरा, राई, सौंफ या मेथी वगैरह के जरिए सूखी धरती की कोख सब्ज करते थे। देश की आजादी के बाद बड़े किसानों के पौ-बारह हो गए हैं। आंखें मूंद कर धूल में बीज डालते हैं और दोनों हाथों से कमाई बीनते हैं। उन पांचों के हुलिये से ऐसा लगता था जैसे उन्होंने किसी औरत की कोख से जन्म न लेकर धरती की कोख से जन्म लिया हो। करील, आक, खेजड़ी और बबूल की तरह धीरे धीरे बढ़े और फले हों, जैसे कुदरत की बनपाती ही उनकी बिरादरी हो। वे पांचों चचेरे भाई थे। साझे में ट्रैक्टर खरीदने के लिए गांव से जोधपुर जा रहे थे। चोले के नीचे बंडियों की जेबों में नोट भरे हुए थे। सबके चेहरों पर उनकी गर्मी साफ दिख रही थी। दौलत की जड़ें वैसे तो कलेजे की गहराई में होती हैं, पर उसके अधीठ फलों की आग चेहरों पर झलकती है। बस से उतरते ही वो जेब पर हाथ फेरते हुए सीधे ट्रैक्टर की तयशुदा दुकान की ओर तेज कदमों से चल पड़े। सड़क पर पांव पड़ते ही अदेर वापस उठ जाते। उनके वश में होता तो काली कलूटी सड़क पर पांव रखते ही नहीं। पहली सीढ़ी चढ़ते ही कांच के पार दुकान के मालिक का सिर दिख पड़ा। चमकती चांद पर नजर पड़ते ही सभी एक साथ चहके। किस्मत की बात है, खुद ओम जी यहां मौजूद हैं। दरवाजा उघाड़ते ही बर्फ सी ठंडी हवा का झोंका आया। पांचों ने एक साथ गहरी आहें भरी। एक बोला, स्वर्ग के मजे तो ये ले रहे हैं, हम तो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ओम जी मुस्कुराते हुए पतले और रस भीने सुर में बोले, तुम्हारी खेती बाड़ी से मेरी दुकान की अदल बदल करना चाहो तो मेरी मनाही नहीं है। देखो पछताओगे, देखी जाएगी। बड़ा भाई बोला, शुरू में ही क्या पछतावे की बात लेकर बैठ गए। ये तो अपने अपने कर्म और अपने अपने काम हैं और उन्हीं को शोभा देते हैं। गद्दीदार कुर्सियों पर बैठने पर उन्हें ऐसा लगा जैसे वो बैठे ही ना हो। यकीन करने के लिए गद्दियों को 3-4 बार हाथों से दबाकर देखा, तब कहीं इत्मीनान हुआ। फिर कुर्सियों के हत्थों पर कुहनियां टेक कर आराम से बैठ गए। दुआ सलाम के बाद एक भाई बोला, आखिर जैसे तैसे हमारा भी नंबर आया। आज ही ट्रैक्टर दे दो। बढ़िया मुहूर्त देखकर घर से चले हैं। दिन ढले वापस गांव पहुंचना है। हम समझेंगे कि ट्रैक्टर आपने इनायत ही किया। हाँ, और हर कोई इसी तरह ताकीद करता हुआ आता है। 2 बरस बारी का इंतजार किया तो अब 2 दिन भी सब्र नहीं कर सकते। छोटा भाई बोला, 2 दिन तो बहुत, अब तो 2 घड़ी भी सब्र नहीं होता। औरतें तो हमारे घर से निकलते ही ट्रैक्टर बांधने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई होंगी।
100-200 चाहे ज्यादा लग जाए, पर ट्रैक्टर तो आज ही देना पड़ेगा। उनकी उतावली देखकर ओमजी मुस्कुराए, कहने लगे, मैं तुम गांव वालों की आदत जानता हूं। ट्रैक्टर कल ही तैयार कर दिया था, जब मर्जी हो ले जाओ। पांचों की खुशी और आनंद का ओर छोर ना रहा, जैसे सारी दुनिया का राज्य हाथ लग गया हो। मझला भाई ओमजी की चमकती चांद की ओर देखकर बोला, बड़ भागी के हाथ भर का ललाट है, फिर कैसी ढील, जीते रहो। सब भाई ओमजी को पहचानते थे। अपनी बारी की पूछताछ के लिए वो 2-2, 3-3 मर्तबा यहां आ चुके थे। धंधे की जरूरत मुताबिक अच्छी खासी पहचान थी। सरल स्वभाव, मीठी बोली, हंसमुख चेहरा, अंगों की बनावट से ऐसा लगता था वो या ट्रैक्टर के पुर्जों की नाई वो भी किसी कारखाने में बनाए गए हों। मशीनों की तरह उनका शरीर तराशा गया हो। चांद की जगह चांद, जिसके 3 ओर खिचड़ी बालों की झालर, गले की जगह गला, जरूरत माफिक मुस्कान। सामने बैठे पांचों भाइयों के चेहरे देखते हुए बोले, अब तो तसल्ली हुई। बस के धक्के खाते आए हो, कुछ सुस्ता लो, आराम करो, ठंडा पानी पियो। इस मान मनुहार के साथ ही उन्होंने घंटी बजाई। अदेर एक आदमी भीतर आया, लस्सी लाने का आदेश दिया। उसके बाहर निकलने पर ओमजी ने कहा, तुम्हारे घर के दूध दही का मुकाबला तो नहीं कर सकते, पर और मनुहार भी क्या करें। पानी जैसा दूध, मिचलाता दही, यहां तो फकत ठंडी हवा, ठंडा पानी, नरम गद्दियां और बिजली की चकाचौंध है। मिलावट के ठाट बाट और नकल की धूम है। पैसों के बदले भी अनाज नहीं मिलता, न मसाले। खाने पीने की मनुहार करते भी शर्म आती है। एक भाई हंसकर बोला, अगर सच्चे मन से मनुहार करना चाहे तो बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, स्वर्ग के देवताओं की डाह हो जैसे, वरना लस्सी से तो कलेजा ठंडा करना है ही। इशारा एकदम साफ था। ओमजी जोर से हंसते हुए बोले, यहां दुकान पर यह सब नहीं चलता। शाम तक ठहरो तो घर पर खातिर कर सकता हूं। आपके कहते ही हमारी खातिर तो हो गई। इतनी मेहर ही काफी है। ट्रैक्टर कहाँ है, जरा देख तो लें। लस्सी आने दो, पीकर चलते हैं। अरे लस्सी भागे थोड़ी जा रही है। ट्रैक्टर देखने के बाद कलेजा जरा ठंडा होगा, ज्यादा मीठी लगेगी। ओमजी खुद साथ चले। वर्कशॉप में ट्रैक्टर तैयार खड़ा था। लाल सुर्ख मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर, जैसे बीर बहूटियों का ढेर लगा हो। उस पर नजर पड़ते ही पांचों का अंतस रंग गया। ट्रैक्टर पर हाथ फेर अच्छी तरह देख दाख कर सब वापस दफ्तर में आए। लस्सी के गिलास मेज पर ढके हुए रखे थे। कुर्सी पर बैठकर ओमजी ने कहा, जमाना कितना बदल गया है। पहले तो गांव में एक ही ठाकुर होता था, पर अब तो तुम जैसे सभी बड़े किसान ठाकुर हो गए। आजादी की सारी मौज तुम ही लूट रहे हो। जहां पहले लोग छाछ को भी तरसते थे, वहां बढ़िया बढ़िया चीजें पानी की तरह बहती हैं। हल और फावड़ा तक खरीदना मुश्किल था, वहां अब हजारों रुपयों का ट्रैक्टर लेते वक्त सोचते ही नहीं। यारों, आजादी का मजा जितना लेना हो ले लेना, मन में मत रखना। चौथा भाई बीच में ही बोला, क्या खाक मजे हैं। अनाज खाकर बड़ी मुश्किल से पेट भरते हैं। हजारों पीढ़ियों तक मुसीबत और तंगी सही है। आज तुम्हें कानी का काजल भी नहीं सुहाता। भला हो गांधी बाबा का जो हमें भी इंसान की जिंदगी मिली, वरना गांव में बिजली की मोटर, ट्रैक्टर और रेडियो का क्या काम। पर हमें तो अब कागज के नोट खाकर पेट भरना पड़ेगा। चंद ही दिनों में हमें अनाज मिलना दूभर हो जाएगा। आप हमें ट्रैक्टर दिए जाओ, हम आपको अनाज दिए जाएंगे। चाहो तो सही करा लो। बड़ा भाई बोला, कोई किसी को कुछ नहीं देता। भैंस अपने पेट के लिए चारा खाती है। तमाम माथा पच्चियां अपनी अपनी गरज के लिए हैं। कोई अपने मतलब से ट्रैक्टर बेचता है और कोई अपने मतलब से ट्रैक्टर खरीदता है। अपने कानों से अपने ही बोल सुनकर बड़े भाई को लगा कि बात कुछ उल्टी पड़ गई। वापस संवारने की चेष्टा करते हुए कहने लगे,
फिर भी आपने बात तो ठीक कही। बापू की मेहरबानी से आज़ादी के बाद हमें भी थोड़ा सुख मिला। घर घर अनाज के ढेर, दूध दही की फरात। बीच ही में खलवाट हिलाते ओम जी बोले, ना घर घर की बात झूठी। हाँ, तुम जैसे इने गिने बड़े किसानों की जरूर मनचाही हुई है। छोटा भाई कुछ पढ़ा लिखा था, बोला, मनचाही तो क्या हुई है, पर दुख का फंदा कुछ ढीला हुआ है। उससे जरा आराम का सांस आया। सुख तो चांद की तरह अभी भी दूर है। मझला भाई बेकार की बकवास खत्म करते हुए कहने लगा, चांद के लिए तरसने से क्या फायदा, मतलब की बात करो। जेबों से नोट निकालकर ओम जी को दो और अपनी चीजें देखभाल काबिज करो। वक्त तो बातों में भी बीतता है। जैसे अचानक कोई भूली बात याद आ गई हो। अदेर जेब में हाथ घुसे, मेज पर नोटों का ढेर लग गया। 50 घोड़ों की ताकत के विलायती ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली, तवियां, हल और हेरा। 60,000 का सौदा था। इधर ओम जी ने नोट गिन गिनाकर दराज के हवाले किए और उधर पांचों भाई एक साथ उठे और अपनी चीजें काबिज करने के लिए वर्कशॉप की ओर चल पड़े। बड़े भाई के कहने पर छोटा भाई मालाएं, गुलाल, गुड़ और रम लेने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुआ। फिर चारों भाई जुटे, सो हमालों के साथ मिलकर फटाफट ट्रॉली भर ली। वो अपने काम से फारिग हुए, तब तक छोटा भाई भी आ गया। खुशी खुशी गुड़ बांटा, मालाओं से ट्रैक्टर का सिंगार किया। सामने बीचों बीच स्वास्तिक चितेरा। तीनों छोटे भाई अच्छे ड्राइवर थे। जल्दी मचाते हुए भी काफी दिन ढल गया था। सूरज पश्चिम की ओट में छुपने की तैयारी करने लगा था। अजमेर जयपुर सड़क के चुंगी नाके से आगे सड़क खाली थी, खूब चौड़ी। फरफराती मालाओं से सजा ट्रैक्टर धर धर चल रहा था। उस पर बैठे पांचों भाइयों को ऐसा लगा जैसे सड़क की जगह आकाश उनके ट्रैक्टर तले बिछ गया हो, और सामने क्षितिज तक फैली धरती उन्हें नारियल से भी छोटी लगी, एकदम छोटी। डूबता सूरज उनके ट्रैक्टर को देखने के लिए जैसे एक ठौर रुक गया हो। सर्र सर्र करती हवाएं मानो उनकी बलैयां ले रही हो। सारी दुनिया का आनंद उनके दिल में हिलोरे भरने लगा। सोने की मूर्तों का परस पाकर ढलते सूरज की किरणें निहाल हो गईं। जब दरख्तों और झाड़ियों में दुबके परिंदे ट्रैक्टर की धड़धड़ाहट सुनकर इधर उधर उड़ते, तब उन्हें ऐसा लगता गोया उनके अंतस का आनंद इन पखेरुओं के बहाने इधर उधर उड़ रहा हो कि सहसा सूसू की तीखी आवाज उनके कानों में पड़ी। चौंक कर देखा, फैले डनों को स्थिर किए एक बाज नीचे उतरा और देखते देखते झाड़ी की ओट में दुबके खरगोश के बच्चे को अपने पंजों में दबोच कर वापस उड़ गया। पांचों भाइयों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। बड़ा भाई बोला, लेख हरगिज नहीं टलते। इसी झाड़ी के पास इसी बाज के पंजों से इसकी मौत लिखी हुई थी। बाज के अधीट होने तक उसे देखते रहे। ट्रैक्टर की घड़घड़ाहट जारी थी। उस समय ट्रैक्टर एक पुल के बीच से गुजर रहा था। चौथा भाई बोला, जल्दी करते करते भी काफी देर हो गई। फिर भी शुभ मुहूर्त का योग अच्छा रहा। गांव से चलते समय शकुन भी बढ़िया हुए थे। सामने कुछ चढ़ाई थी। उसे पार करने पर उन्हें दो एक खेत दूर एक साइकिल सवार जाता हुआ नजर आया, और उधर उस साइकिल सवार को कुछ घड़घड़ाहट सुनाई दी तो उसने पीछे देखा। ट्रैक्टर आ रहा है। उसने फौरन वापस मुड़कर तेज पेडल मारे। ट्रैक्टर वालों से भी उसकी वो तेजी छुपी ना रही। दूरी बढ़ते ही वो इसे ताड़ गए। ट्रैक्टर चलाता भाई बोला, पागल कहीं का, पेडल तेज मारने से क्या होगा, ट्रैक्टर से आगे कहां जाएगा। उसने रफ्तार कुछ तेज कर दी। ट्रैक्टर की घड़घड़ाहट भी बढ़ गई। साइकिल सवार भी इसे जान गया। उसने और जल्दी जल्दी पेडल मारे। कुछ दूरी और बढ़ गई। दोनों के बीच बढ़ती हुई दूरी ट्रैक्टर चलाने वाले से बर्दाश्त नहीं हुई।
उसने रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। बोला, माँ की कसम, आखिर तो थकेगा। थोड़ी देर खुश होता है तो होने दो। मंझला भाई बोला, ये नंगे सिर वाले छोकरे होते ही उल्टी खोपड़ी के हैं। घड़घड़ाता ट्रैक्टर सड़क को समेटते दौड़ रहा था। रंग बिरंगी मालाएं और तेजी से फड़फड़ाने लगी। बड़ा भाई बोला, आप ही थक जाएगा, बेकार रेस क्यों खींचता है? ट्रैक्टर के सामने बेचारी साइकिल की क्या औकात। ची ची की एक तीखी आवाज उनके कानों में पड़ी। बिल में घुसते हुए एक चूहे को चील ने झपट लिया। वो चींचाहट उस मरते हुए चूहे की थी। थोड़ी ही देर में वो चींचाहट इस दुनिया से लोप हो गई। सूरज आधा डूब गया था। अब वो भी रात भर के लिए ओझल हो जाएगा। डूबते सूरज के चारों ओर गुलाल ही गुलाल फैल गया, गोया वो ट्रैक्टर की सुर्खी का ही अक्स हो। चारों ने डूबते सूरज से नजर हटाकर सामने देखा। अरे, दूरी तो बढ़ती ही जा रही है। सभी के मन में एक साथ एक बात खटकी। 200 रुपल्ली की साइकिल और 60,000 का ट्रैक्टर, ये भी कोई होड़ है? चूहा हाथी से भिड़ने चला है। दूसरा भाई बोला, फेफड़े फटने से मर गया तो घर वालों से भी दूरी पड़ जाएगी। चौथा भाई बोला, घर वालों से राम जाने कब दूरी पड़ेगी, पर हमारे ट्रैक्टर से तो दूरी बढ़ती ही जा रही है। छोटे भाई ने थोड़ी रफ्तार और बढ़ा दी। ट्रैक्टर नया है, पूरी रेस खींचना ठीक नहीं। साइकिल वाले ने पीछे मुड़कर देखा। सचमुच वो काफी आगे निकल आया था। जोश में और तेजी से पेडल मारे, पैर फिरकी की तरह घूमने लगे। पहाड़ से उतरती नदी की तरह साइकिल सड़क पर फिसल रही थी, जैसे कोई बवंडर साइकिल में बदल गया हो और वो व्यक्ति बवंडर पर सवार हो गया हो। ट्रैक्टर पर बैठे सभी भाइयों ने गौर से देखा। वाकई दूरी काफी बढ़ गई थी और रफ्ता रफ्ता बढ़ती ही जा रही थी। मालाओं से सजा विलायती ट्रैक्टर, 60,000 की कीमत, और ये 2 कौड़ी की साइकिल, और ये कॉलेज का छोरा नंगे सर निक्कर पहने। हवा का एक तेज थपेड़ा लगा तो एक माला का धागा टूट गया। वो चौतरफ फड़फड़ाने लगी, कभी दोहरी हो जाती, कभी सीधी। एक माला और टूट गई। ट्रैक्टर चलाते छोटे भाई को फड़फड़ाती मालाएं ऐसी लगीं गोया उसके कलेजे पर कटीली बेंतें पड़ रही हों। उसने दांत पीसकर पूरी रेस खींच दी। तोप से छूटे गोले की तरह ट्रैक्टर दौड़ने लगा। हवा में चारों ओर घड़घड़ाहट गूंजने लगी। ट्रैक्टर तले बिछा आकाश ऊपर और ऊपर उठ गया। फासला कुछ कम हुआ और कम हुआ। हाँ, अब तो काफी कम हो गया। नारियल की तरह छोटी दिखती दुनिया अब फकत 2 बिंदुओं में सिमट गई थी। ट्रैक्टर और साइकिल के अलावा उन्हें दुनिया की किसी चीज का ख्याल नहीं था। 60,000 का ट्रैक्टर और ये 2 कौड़ी का चरखा। इत्तेफाक की बात है कि एक साथ 2 फौजी गाड़ियां सामने से आईं और ट्रैक्टर की रफ्तार कम करनी पड़ी। साइकिल सवार मौका देखकर काफी आगे निकल गया। मंझला भाई बोला, ये शहरी छोकरे कितने नालायक होते हैं, गाड़ियों का फायदा उठाकर फौरन आगे निकल गया। बड़ा भाई बोला, बेचारा थोड़ी देर गुमान करता है तो करने दो, आखिर कहाँ तक जाएगा? कभी तो दम फूलेगा। पगला बेकार अपनी जवानी गंवा रहा है। नसें ढीली पड़ गई तो औरत के काम का भी नहीं रहेगा। जवानी कहीं साइकिल पर उतारने के लिए होती है। सड़क खाली मिलते ही छोटे भाई ने फिर पूरी रेस खींच दी, गोया बारूद को पलीता दिखाया हो। हवा को पकड़ने की चेष्टा में ट्रैक्टर आंधी बन गया था। रफ्ता रफ्ता फासला घटता गया। ट्रैक्टर की घड़घड़ाहट नजदीक सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। गुस्से से झट वापस मुड़ा। फिरकी की तरह उसके पैर तेजी से घूमने लगे। वे गति में बदल गए थे। वहां गति थी, सिर्फ गति। अब उसे कुछ पसीना आने लगा था। वो राजस्थान का सबसे तेज साइकिल चलाने वाला था। हाँ, वो भी एक इंसान था। बाहों की जगह बाहें, पैरों की जगह पैर, सांसों की जगह सांस, सपनों की जगह सपने। पिछले 2 महीनों से वो रोजाना 60-70 मील साइकिल चलाने का रियाज कर रहा था। अगले महीने अखिल भारतीय साइकिल दौड़ में अगवानी रहा तो शायद पेरिस जाने की बारी आ सकती है।
आज इस होड़ में उसके दम खम का पता चल जाएगा। उसने दांत भींच कर अपनी ताकत से भी ज्यादा पेडल मारे। साइकिल चलाने की लकब और तर्ज देखकर उसके साथ पढ़ती एक लड़की ने खुद उसके सामने ब्याह का प्रस्ताव रखा, पर उससे जाहिराना तौर पर हाँ या ना कोई जवाब देते नहीं बना था। कुछ दिन मिलते रहने, बातचीत करने और एक दूसरे के अंतस को अच्छी तरह पहचानने के बाद आप ही सारी बातें साफ हो गईं। अखिल भारतीय साइकिल दौड़ से फारिग होने पर ब्याह करने का वादा कर लिया। वो तंगी में पला था, वो भरे पूरे घर में बड़ी हुई थी, पर दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। एक दांत रोटी टूटती थी। ब्याह की अनमोल रात उनकी सेज पर चांद उतरेगा। सहसा प्रियतमा का चेहरा उसकी आंखों के आगे झलका, जैसे वो हवा बनकर आज की ये होड़ देख रही हो। उसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई, पांव को पंख लग गए। भला प्रियतमा की अदीठ नजर से ज्यादा इस बेजान ट्रैक्टर की क्या हस्ती। फासला बढ़ने लगा सो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। देखते देखते फासला पहले से भी 1.5 हो गया। ट्रैक्टर की रेस पूरी खींची हुई थी। इससे ज्यादा उनका कोई वश नहीं था। उनका मन ऐंठने लगा। चौतरफा सरसराती हवा घड़घड़ाहट के चक्कर में फंस गई। सारी दुनिया का राज्य देखते देखते छिन गया। तोप के गोले की नाई ट्रैक्टर दौड़ रहा था। नंगे सिर वाले साइकिल सवार के पांव में जैसे बवंडर ने शरण ले ली हो। प्रियतमा का चेहरा उसकी आंखों के आगे जगमगा रहा था। फासला बढ़ता गया। ना उसके फेफड़े फटे और ना उसकी सांस टूटी। आधी मालाएं टूटकर नीचे गिर गईं, पर वे कर ही क्या सकते थे। पर अधीठ के जोर और जोग का किसी को कोई इल्म नहीं था। बवंडर की गति बने पांव अचानक खाली घूमने लगे। साइकिल की चेन उतर गई थी। फिर भी वो घबराया नहीं। ट्रैक्टर की रफ्तार का कूता उसके पांव ने आप ही कर लिया था। प्रियतमा के चेहरे चौतरफ दिप दिप कर रहे थे। इस ताकत से बढ़कर दुनिया की कोई ताकत नहीं है। वो फौरन साइकिल रोककर लपक कर नीचे उतरा। साइकिल स्टैंड पर खड़ी करके इत्मीनान से चेन चढ़ाने लगा। धीरे धीरे दूरी कम होती गई। ट्रैक्टर की घड़घड़ाहट और पांचों भाइयों की खुशी हवा में समा नहीं रही थी। भला जोग के जोर का मुकाबला कौन कर सकता है। 60,000 रुपयों की लाज जैसे तैसे बच गई। इस तरह के झूठे संतोष से कोई अपने मन को बहलाए तो भला उसे कौन रोक सकता है। ट्रैक्टर की घड़घड़ाहट एकदम नजदीक आ गई। चेन चढ़ाने की हड़बड़ाहट में उल्टे अधिक देर हो रही थी। देखते देखते ट्रैक्टर बिल्कुल करीब आ गया, पर उसे अपनी ताकत और प्रियतमा के अदीठ चेहरे का पूरा भरोसा था। घरघराता ट्रैक्टर पास आकर आगे निकल गया। पांचों ही भाई इंसान की बोली में एक साथ कुछ चिल्लाए। उस वक्त कौओं का एक झुंड कांव कांव करते सिर से गुजर गया। ट्रैक्टर की घड़घड़ाहट और कौओं की कांव कांव के दरमियान इंसान की बोली ठीक से सुनाई नहीं पड़ी। वो चेन चढ़ाकर साइकिल पर सवार हुआ। तब तक ट्रैक्टर 2-1 खेत आगे निकल गया था। चारों भाइयों ने पीछे मुड़कर देखा। सोचने लगे कि साला चेन चढ़ाने का बहाना कर रहा था। शायद होड़ करने का हौसला अब नहीं रहा। पर वो साइकिल पर चढ़ते ही फिर बवंडर बन गया और फासला रफ्ता रफ्ता कम होने लगा। सो होता ही गया। हल्के हल्के अंधेरे में कुदरत दफन होने लगी थी। चारों भाई आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। ये तो फिर आगे निकल जाएगा। रेस पूरी खिंची हुई थी। ट्रैक्टर की गति से ज्यादा उनका कोई जोर नहीं था। वो दांत पीसने लगे। ट्रैक्टर की सुर्खी में सांवली झाई घुलने लगी थी। छोटे भाई ने पूछा, वो हरामी कहाँ आ रहा है? चारों भाई दांत पीसते हुए बोले, लगता है वो फिर आगे निकल जाएगा। अब तो इसका बाप भी नहीं निकल सकता। फिर बात कहते ही छोटे भाई के कानों में बाज की सूं सूं और चूहे की चींची बारी बारी से गूंजने लगी। कुछ देर बाद एक कान में चिचहाट और दूसरे कान में सुसुहाहट की आवाज आने लगी, सो रुकी ही नहीं। लगता है समूचा ब्रह्मांड इस गूंज से चिर जाएगा। ट्रैक्टर की घड़घड़ाहट भी उस गूंज में डूब गई। और उधर
उस साइकिल सवार शहरी छोकरे की आंखों के सामने एक दूसरा ही ब्रह्मांड जगमगा रहा था। ठौर ठौर प्रियतमा के चेहरे झिलमिलाने लगे। इन्हें गिने तारों में, दरख्तों और झाड़ियों में, टीलों में, सामने जा रहे ट्रैक्टर में, ट्रॉली में। आज उसकी परख हो जानी है। अगर ट्रैक्टर से आगे निकल गया तो जल्दी ही ब्याह कर लेगा। वो मान जाए तो कल, नहीं तो परसों, तरसों, जब भी वो चाहे। अब आगे निकलने में देर ही क्या है। तमाम दुनिया उसके हथेली की मुट्ठी में समा जाएगी। आंखों के आगे सुनहरे सपनों का ताना बाना बुना जाने लगा। और उधर बाज की सुसाहट और चूहे की चिचाहट में हवा के रेशे रेशे का दम घुटने लगा था। चारों भाई दांत किटकिटाते हुए बोले, इस नंगे सिर वाले दोगले ने तो आज अपनी पगड़ियों को धूल चटा दी। फिर उन्होंने छोटे भाई को एक नई जुगत बताई। पास आते ही ट्रैक्टर उसकी ओर घुमा देना। वो हरामी भी क्या सोचेगा कि बाज की सुसाहट और चूहे की चिचाहट को इंसान की जबान मिल गई। और उधर उसकी प्रियतमा के चेहरों का उजाला भी काफी बढ़ गया था। एक एक चेहरा स्पष्ट दिखने लगा। अब तो ट्रॉली के बराबर पहुंच गया। बाज की सुसाहट और चूहे की चिचाहट ने ड्राइवर के सिर में दुबक कर खामोशी अख्तियार कर ली। बवंडर के वेग से दौड़ती साइकिल सहसा ट्रैक्टर से टकराई। आंखों के सामने बिजली कौंधी। फिर दिप दिप करता एक एक चेहरा बुझने लगा। ट्रैक्टर के पिछले टायर ने नंगे सिर का कचूमर निकाल दिया। तमाम चेहरे एक साथ बुझ गए। हवा में फिर इंसान की बोली खदबदाई। मां का कसम, ट्रैक्टर के आगे निकलने की जुर्रत कर रहा था। छोटा भाई पढ़ा लिखा था। फौरन एक तदबीर सोच ली। कुछ आगे जाकर ट्रैक्टर रोका। थैले से बोतल निकालते हुए बोला, बेचारे को थोड़ी रम तो पिलाएं। फिर इंसान के कदमों से आगे बढ़ा। साइकिल वाले के पास जाकर बोतल का ढक्कन खोला। उसके मुंह में आधी बोतल दारू उड़ेली। फिर उसके सिर के पास बोतल फोड़कर वो दौड़ता हुआ ट्रैक्टर पर चढ़ गया। घड़घड़ाता ट्रैक्टर आगे बढ़ गया। दरवाजे पर खड़ी औरतें बाट चोहती होंगी। घर पहुंचने पर वो कितनी खुश होंगी। हवा में इंसान की हंसी का ठहाका गूंजा। और उधर सड़क पर एक चित्र किसी ऊंचे पारखी की बाट जोह रहा था। लाल खून के बीच सफेद मगज, बोतल के टुकड़े, एक आदमी की लाश, सफेद निक्कर, फिरोजी बनियान, ठौर ठौर खून के धब्बे, सपनों का कचूमर, मोह प्रीत के रेले। चित्र कोई बुरा नहीं था। पर दोनों महायुद्धों के चित्र, हिरोशिमा नागासाकी के चित्र, वियतनाम के चित्र, बांग्लादेश के चित्र, इस नाकुछ चित्र से बहुत बहुत बड़े थे। बहुत बहुत मोहक, दिलकश। ये चित्र उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता, पर गंवार हाथों से बना ये चित्र भी कोई खास बुरा नहीं था। हाँ, वो पांचों ही इंसान थे। इंसान की बोली बोलते थे और इंसान की ही चाल चलते थे। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।